हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में जैसा कि हमने प्रबंध का अर्थ, आवश्यकता और इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली थी, आज हम प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी व्यक्ति को जब कोई कार्य करना होता है तो उस कार्य के पीछे कोई उद्देश्य होता है जिसकी वजह से वह उस कार्य को करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रबंध के क्षेत्र में जब एक संस्था, एक उद्यम, एक व्यवसाय होता है तो वहाँ उस व्यवसाय में श्रमिक, कर्मचारी, प्रबंधक जो अनेक कार्य करते हैं, उन्हें उस कार्य को करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो प्रबंध भी कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप से उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध के भी कुछ उद्देश्य होते हैं जो संस्था में काम करने वाले अलग अलग वर्गों के अनुसार विभाजित होता है। तो उन्हीं को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। प्रबंध के उद्देश्यों को देखने के लिए सर्वप्रथम ये देखना पड़ेगा कि एक संस्था के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर कितने लोग हैं जो प्रबंध से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं या प्रबंध जिन्हें प्रभावित करता है। तो आप जैसा कि प्रबंध के उद्देश्यों के बाद स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे उद्यमी, प्रबंधक और संस्था में काम करने वाले जो श्रमिक लोग हैं, ये सारे लोग हमारे फैक्ट्री के अंदर सीधे सीधे प्रबंध से जुड़ते हैं, उसके टच में आते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। अब मुख्य रूप से प्रबंध के उद्देश्यों को 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। प्रबंध के उद्देश्यों में पहला है प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा है सहायक उद्देश्य और तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य और चौथा है सामाजिक उद्देश्य। किसी भी संस्था के अंदर मुख्य रूप से ये 4 तरह के उद्देश्य एक कंपनी के द्वारा या एक संस्था के द्वारा पूरे किए जाते हैं। प्राथमिक उद्देश्य फैक्ट्री के लिए होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि लाभ कमाना, फैक्ट्री के भवन वगैरह जो होते हैं उन्हें अच्छा बनाना, उनका विस्तार और वृद्धि करना, संसाधनों का उपलब्ध करना और खूब सारा पैसा कमाना। तो ये सारे उद्देश्य संस्था के प्रथम उद्देश्य होते हैं कि हम व्यवसाय क्यों चलाते हैं। उसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि हम अत्यधिक लाभ कमाना चाहते हैं, हमारी फैक्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जितने भी संसाधन हैं उनका उचित उपयोग कर सके। ये हमारे प्राथमिक उद्देश्य कहलाते हैं। फिर बात करते हैं सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य उन्हें कहा जाता है जो प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करते हैं, इसलिए इनको कहा भी जाता है सहायक उद्देश्य, जो प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। जैसे कि औजार, कच्चा माल, ये कच्चा माल है और समय सीमा के अनुसार उन्हें पूरा करना। तो यानी औजार, कच्चा माल हमारी फैक्ट्री के प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं कि हम रॉ मटेरियल ला करके फिनिश गुड्स बनाएं और उसे मार्केटिंग के द्वारा मार्केट में बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। तो इन्हीं भौतिक संसाधनों की पूर्ति के साथ ही हम अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्यों में हमारे पास यहाँ पे मानवीय संसाधन है। एक उद्यमी भी हमारे लिए मानव है, व्यक्ति है, एक प्रबंधक भी व्यक्ति है और श्रमिक भी हमारे लिए व्यक्ति हैं। ये सभी व्यक्ति हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य में आते हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग इच्छा होती है, आकांक्षाएं होती है, जिनके द्वारा वो ये सोचता है कि हमें अपने अपने कुछ कार्य करने हैं। जैसे कि एक उद्यमी और एक प्रबंधक हमेशा सोचते हैं कि वह एक अच्छा व्यक्ति बने, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, उसका एक खुद का अपना मकान हो, बंगला हो और वो एक अच्छी महंगी गाड़ियों के अंदर घूमे। यानी हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं कि उसका एक बहुत अच्छा मकान हो, खूब सारी गाड़ियां हो उसके पास और उसकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान समाज में अच्छा बना रहे। तो ये तीनों व्यक्ति जो हैं ये अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए भी प्रबंध का उपयोग करते हैं कि जितना वो प्रबंध सीखेंगे, प्रबंध को उपयोग करेंगे, उतनी ही अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। और चौथा है सामाजिक उद्देश्य कि एक संस्था के अंदर समाज के लिए कल्याण के कार्य भी किए जाने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप प्लस देख रहे हैं, यानी आपको मेडिकल सुविधाएं, अच्छे चिकित्सालय मिलने चाहिए। दूसरा है P फॉर पुलिस, यानी कि आपको समाज के अंदर सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, रात को तो काम फैक्ट्री में नहीं जाएंगे, या आप मकान में रहते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य पे, तो आप अपने मकान की सुरक्षा चाहते हैं कि कभी बाहर जाना पड़े तो पीछे से चोरी डकैती ना हो। तो उन्हीं स्थिति में आपको चिकित्सा की, पुलिस सुरक्षा की, पुलिस की सुविधा मिले। आपके आसपास पार्क वगैरह हो, स्वच्छ वातावरण हो, पेड़ पौधे हों और आपको
अन्य एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो, और कुछ नव प्रवर्तन यानी समाज आपसे हर बार कुछ ना कुछ नया चाहता है कि आप समाज के लिए नया बनाते रहें। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि हमारे सामने पुरानी पद्धतियों में पहले बात करने के लिए चिट्ठी पत्रियाँ होती थी, उससे पहले कबूतर वगैरह होते थे। फिर धीरे धीरे ये स्थितियाँ बदलती गई और आज हम मोबाइल के माध्यम से ये सारा काम कर लेते हैं। बीच में टेलीफोन्स भी थे हमारे पास, लैंडलाइन को हटा करके अब हम धीरे धीरे वायरलेस तकनीक पे आ गए हैं, जिसमें मोबाइल हमारे सामने कार्य कर रहा है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस में आप सामने देख रहे हैं, मेरे सामने मोबाइल है जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि प्रबंध के उद्देश्य जो हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं, और उन चारों प्रकारों को हमने उसके अंदर कौन कौन सी खास बातें उन्हें चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। तो स्टूडेंट आप इसे नोट्स के तौर पे उतार सकते हैं। मुख्य रूप से अगर बात की जाए कि प्राथमिक उद्देश्यों में कौन कौन सी खास बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए, तो उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्राथमिक उद्देश्यों के घटक, यानी ये खास बातें प्राथमिक उद्देश्यों में ध्यान रखने योग्य है। जैसे कि पहला है उचित लागत पर वस्तु सेवा का उत्पादन करना, यानी आपकी जो लागत है संस्था के लिए, आपको उचित लागत पर वस्तु सेवा का क्या करना है, उत्पादन करना है। कहने का मतलब है आप जब किसी वस्तु का प्रोडक्शन करें, जैसे कि अगर मुझे ये पेन बनाना है तो मुझे इस पेन को बनाने के लिए जो भी कच्चे माल के रूप में जो वस्तुएं चाहिए, उन वस्तुओं को मैं उचित लागत पर खरीदूंगा। तो यानी आप मार्केट में ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आपको ये वस्तुएं सस्ती मिल सके, ताकि आप उसे बना करके समाज के अंदर लोगों को, उपभोक्ताओं को उन्हें सस्ते रूप में प्रदान कर सके। तो हमारा प्राथमिक उद्देश्य जो पहला है वह उचित लागत पर उत्पादन करने का कार्य करना। दूसरा है उचित मूल्य पर वस्तु सेवा का वितरण करना, यानी जब आप उत्पादन तो कर लेते हैं तो आपको उस वस्तु का उचित मूल्य पर भी वितरण करना चाहिए। जैसे कि हम ये पेन बना लेते हैं, तो इस पेन को बनाने के बाद इसको उचित मूल्य पर वितरण भी करना चाहिए। यानी अगर इसकी कॉस्टिंग मेरे लिए 1 रुपये है तो मैं इसे 2 रुपये के अंदर बेचूंगा, ये नहीं कि मुझे इसका मूल्य 10 रुपये रख देना चाहिए। तो यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि हमें उचित मूल्य पर वस्तु सेवा का वितरण करना चाहिए। तीसरा जो प्रकार है वह है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधनों में हमारे पास उद्यमी, प्रबंधक और श्रमिक कर्मचारी आते हैं। उन संसाधनों को उचित पारिश्रमिक, यानी आपका जो पारिश्रमिक है, पारिश्रमिक में हम इसे वेतन भी कह सकते हैं। तो आपका जो वेतन पारिश्रमिक है वो देना चाहिए। आपकी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ काम करते हैं, 8-8 घंटे की शिफ्ट चलती है। उन शिफ्टों में वो मशीनों, भौतिक संसाधनों का उपयोग करके लिए आपके लिए उत्पादन करने का कार्य करते हैं। तो ऐसा माना गया है कि उत्पादन करने के लिए उन्हें उचित वेतन भी मिलना चाहिए। यानी श्रमिक जो होते हैं उनकी कैटेगरी होती है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती है। श्रमिक जो होते हैं वह कुशल होते हैं, अर्धकुशल होते हैं और अकुशल होते हैं। 3 कैटेगरी है हमारे यहाँ पे, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। कुशल का मतलब होता है जो पूरी स्किल्ड होती है उनमें काम करने के लिए। दूसरे होते हैं अर्धकुशल, सेमी स्किल्ड होते हैं। ये लोग वह होते हैं जो काम को आधा जानते हैं और आधा नहीं जानते हैं। और अकुशल श्रमिक ऐसे होते हैं जो उस काम को करना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। इसे सीधे सीधे तौर पर अगर समझें तो कुछ ऐसे लोग, अकुशल लोग वह होते हैं जिन्हें न तो पढ़ाई लिखाई आती है, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, और वह आगे संस्था में जो काम करते हैं उन्हें ऐसा ही काम दिया जाता है। जैसे कि आप देखते हो हमारे यहाँ बेलदार वगैरह होते हैं जिनसे बजरी उठाने का, ईंटें जमाने का काम करवाया जाता है। अर्धकुशल लोग में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ज्ञान की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, उनसे मकान की जो छोटे मोटे काम होते हैं, मशीनों पे सिलाई करना, बुनाई करवाना, कढ़ाई करवाना, ऐसे कार्य करवाए जाते हैं। और कुशल श्रमिक ऐसे होते हैं जिन्हें उस काम को करना पूरा आता है, जैसे मकान बनाने का है या मशीनों को चलाने का काम है, जिसे मशीनों को चलाने में उन्हें कुछ ऑप्शंस, बटन, कुछ प्रक्रियाओं को निभाना होता है, उन्हें वो याद होती है और वो उसे अच्छे से चला पाते हैं। चौथा जो प्रकार है वह है उचित मात्रा में, यानी आपकी जो मात्रा है वो उचित मात्रा में संस्था को लाभार्जन कराए। लाभार्जन यानी कि लाभ कमा करके दे। मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया था कि इस पेन को
₹1 की लागत पे हम अधिकतम ₹2 या ₹3 तक बेच सकते हैं। तो संस्था का लाभ भी हमेशा उचित मात्रा में ही होना चाहिए, ये नहीं कि इसका मूल्य ₹10, ₹20 या ₹50 कर दिया जाए। तो यही स्थितियां कहलाती है हमारे लिए प्राथमिक उद्देश्यों के घटक। अब बात करते हैं संस्था के सहायक उद्देश्यों के अंदर। यहाँ संस्था के सहायक उद्देश्यों के घटक में 3 प्रकार के मुख्य घटक होते हैं। पहला है प्राप्त संसाधनों में, हमें जितने भी संसाधन प्राप्त हैं उनमें गुणवत्ता प्रदान करना। संसाधन हमारे पास मुख्य रूप से भौतिक और मानवीय संसाधन होते हैं। इन मानवीय दोनों प्रकार के संसाधनों में गुणवत्ता होनी चाहिए। गुणवत्ता का मतलब है कि आप जिन श्रमिकों का उपयोग कर रहे हैं, जिन मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, वो एडवांस तकनीक की होनी चाहिए, वो कुशल कारीगर होने चाहिए, ताकि संस्था के लिए कम से कम नुकसान हो, खराब माल बेकार कम निकले और ज़्यादा से ज़्यादा सही वस्तुएं उचित समय पर बना करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर लाभ कमाया जा सके। फिर बात करते हैं वांछित समय स्थान का उपयोग करना। यानी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे स्थान होते हैं अलग अलग, उन सभी स्थानों का समय और स्थान निर्धारित होना चाहिए। यानी एक व्यक्ति को, एक श्रमिक को 8-8 घंटे का टाइम बनाया है, जिसमें 1 घंटा उसको लंच का मिलता है, और उसका एक स्थान निश्चित होता है कि फैक्ट्री में वो कहाँ जा कर के काम करेगा, कौन सी मशीन पे वो काम करेगा और कितनी देर तक काम करेगा। उसे 8 घंटे तक लगातार काम करना है। तो इस तरीके से उन चीज़ों का समय और स्थान निश्चित किया जाता है, उनका उचित उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं लास्ट, प्राप्त संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य का अर्थ होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी आपसी तालमेल, इसे हम आपसी तालमेल भी कह सकते हैं। हमारे पास संसाधन 2 प्रकार के बताए थे, भौतिक और मानवीय। इन दोनों के अंदर कुछ मशीनों में और श्रमिक कर्मचारियों में कोऑर्डिनेशन, आपसी तालमेल होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है मैं स्कूटर, एक्टिवा चला सकता हूँ लेकिन मैं मोटरसाइकिल या बाइक नहीं चला सकता। कुछ लोग कहते हैं मैं बाइक चला सकता हूँ लेकिन मैं कार नहीं चला सकता। तो यहाँ पे ये बात आती है कि कुछ व्यक्ति मानवीय और भौतिक संसाधन मशीनों में बहुत सारा अंतर होता है। तो वो अंतर यही होता है कि जब तक व्यक्ति उसे सीख ना ले, समझ ना ले, तब तक वो उस कार्य को कर नहीं पाएगा। तो हमारे यहाँ पे समय स्थान निश्चित कर लिया, लेकिन उन संसाधनों में सामंजस्य नहीं है। यानी कुछ श्रमिक ऐसे हैं जो मशीन नहीं चला पाते, तो वहाँ पे ये देखना चाहिए कि श्रमिकों को वही मशीनें देनी चाहिए जिन्हें वे आसानी से चला सके।